नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह 7 बजे की खास और अहम सुर्खियों के साथ। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कल शाम राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। मनोनीत प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल में भी देश की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ाने का दिलाया विश्वास। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी समेत एनडीए नेताओं के बीच आज भी चलेगा बैठकों का दौर। कांग्रेस कार्य समिति करेगी चुनावी नतीजों पर मंथन। कोलकाता में ममता भी लेंगी अपने नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 8 लाख के इनामी एरिया कमांडर समेत 7 नक्सली ढेर। कई गंभीर रूप से घायल, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 6 जुलाई को होगी सुनवाई। उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके लू की चपेट में। वहीं आज महाराष्ट्र में हो सकती है मानसून की एंट्री। दक्षिण के हिस्सों में बारिश के आसार। खेल की खबरों में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी 100 चैलेंजर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेंगे कोर्ट पर। सेमीफाइनल में फ्रांस के लुका बेन से होगा मुकाबला। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। तो वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर लिया गेंदबाजी करने का फैसला। आज अन्य मुकाबलों में नीदरलैंड से दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें भी होंगी आमने सामने। तो ये थी सुबह की कुछ खास और अहम सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद में अब एनडीए सरकार बनाने की ओर लगातार बढ़ रही है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आपको बता दें कि अब 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नरेंद्र मोदी रच रहे हैं इतिहास। देश में फिर से मोदी सरकार। एनडीए संसदीय दल ने चुना नरेंद्र मोदी को अपना नेता। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। गठबंधन के सहयोगियों ने बांधे नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को किया सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। उन्नीस के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार सत्ता में। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के तौर पर हैट्रिक बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार शाम राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दिया। राष्ट्रपति भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देशवासियों का आभार भी जताया। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में
परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि तीसरे कार्यकाल में भी देश की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। दरअसल 15 और 22 जून को भी यह समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये अहम फैसला लिया गया है। दरअसल राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में ये अहम जानकारी दी गई। राष्ट्रपति भवन में आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति भवन की गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। लेकिन फिलहाल 15 और 22 जून को भी चेंज ऑफ गार्ड का जो ये पूरा समारोह है इसे आयोजित नहीं किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की वजह से ये अहम फैसला लिया गया है। और वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए रविवार को भारत आएंगे। एनडीए गठबंधन द्वारा संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रविवार को शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में विदेशों से भी कई राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11 बजे ये अहम बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। दरअसल कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। और कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम को कोलकाता में अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ अहम बैठक करने वाली हैं। 2019 में बंगाल की 42 सीट में से टीएमसी ने 22 सीट जीती थी।
इस बार ये संख्या बढ़कर 29 हो गई है। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक आज की इस बैठक में पार्टी के इस नतीजों का विश्लेषण किया जा सकता है। वहीं बैठक में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल होने की बात कही जा रही है। उन्होंने तीसरी बार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की है। और वहीं टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एन चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं। 74 वर्षीय नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और ये दूसरी बार होगा जब वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 1995 से साल 2004 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद 2014 से 2019 तक भी वो मुख्यमंत्री रहे। टीडीपी, जनसेना, बीजेपी गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें जीत करके शानदार जीत दर्ज की है। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर राज्य सरकार हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सकती तो अगले 5 साल तक केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाएगी। इस मामले में पेश याचिकाकर्ता की वकील ने अदालत को बताया कि 1 जून को राज्य में 7 चरण के मतदान खत्म होने के बाद से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा में हुई है। दिन भर चली गोलीबारी में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें एक एरिया कमांडर भी शामिल है, जिसे 8 लाख रुपए का जिस पर इनाम भी घोषित था। इस कार्रवाई में 3 जवान भी हालांकि घायल हुए हैं। वहीं मौके पर मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में 78 लोगों के नाम हैं, जिनमें से 38 अभ्यर्थी, सरकारी अधिकारी और अन्य भी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। बता दें कि इस मामले में 6 जुलाई को कोर्ट में अब अगली सुनवाई होनी है।
और बात अब दिल्ली के शराब घोटाले की। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता व अन्य को आरोपी बनाया गया है। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की नियमित याचिका पर सुनवाई अब 14 जून तक टल चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट 14 जून को केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। और वहीं अब बात अयोध्या की। अयोध्या को नए और भव्य रूप में विकसित करने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण को फिक्की के 5वें स्मार्ट शहर नवाचार पुरस्कार हासिल हुआ है। स्मार्ट अर्बन इनोवेशन अवार्ड से नवाजे जाने के बाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि शहर में हुए सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाएं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अयोध्या को स्मार्ट अर्बन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लता मंगेशकर चौक, सूर्यकुंड, रामपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ आदि स्थलों के विकास से अयोध्या के पर्यटकों में भी जो संख्या है वहां पर वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। ये फिक्की का स्मार्ट अर्बन इनोवेशन अवार्ड था, जिसका 5वां एडिशन था, जिसमें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में सिटी ब्यूटिफिकेशन और जो हमारे टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के लिए कार्य हुए हैं उसके अंतर्गत चयनित करके अवार्ड दिया गया है। इसमें मुख्यतः विकास प्राधिकरण द्वारा अयोध्या में जो रामपथ पे, भक्ति पथ पे, धर्मपथ पे जो फसाड का कार्य किया गया है, जो म्यूरल बनाने का कार्य किया गया है, लता मंगेशकर चौक का जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य हुआ है, और उसके साथ साथ जो सूर्य कुंड का डेवलपमेंट हुआ है जिसमें कि भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, इसके अंतर्गत अयोध्या विकास प्राधिकरण का चयन हुआ है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत और विदेशों में आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर डीएमआरसी के निदेशक डॉक्टर पी.के. गर्ग और केआरसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य डीएमआरसी और केआरसीएल के आपसी सामंजस्य से भविष्य में नई परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां अमेरिका के टेक्सास के डेसोटो इलाके में 5000 गैलन के डीजल टैंकर ट्रक में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग की चपेट में कोई अन्य कार नहीं आई, साथ ही टैंकर का चालक भी सुरक्षित बताया जा रहा है। छात्रों के डूबने की घटनाओं के बाद रूस स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करके छात्रों से जलाशयों में जाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि रूस में भारतीय छात्रों की डूबने की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस साल ऐसी घटनाओं में अब तक 4 भारतीय छात्रों की जान जा चुकी है। दूतावास ने साल 2022 और 2023 के कुछ पिछले आंकड़ों की भी जानकारी दी, जिसमें साल 2023 में 2 घटनाएं हुई और 2022 में डूबने से भारतीय छात्रों की मौत के 6 मामले सामने आए थे। इस एडवाइजरी में छात्रों को इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सुरक्षा उपाय करने की भी सलाह दी गई है। स्थानीय आपातकालीन सेवाओं ने अब तक वोल्खोव नदी से 2 शव भी बरामद किए हैं। शेष 2 लापता छात्रों की तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय ने परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस में रिपब्लिकन विपक्ष द्वारा रोके गए एक नए सैन्य सहायता पैकेज को पारित करने में देरी के लिए अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर जेलेंस्की से माफी मांगी है। जो बाइडेन ने माफी तब मांगी जब वो वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन के लिए एक नए सहायता पैकेज की घोषणा कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि उन्हें बिल पारित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे उन्होंने पारित करना था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात खेलों की, जहां भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज एटीपी 100 चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे, जहां उनकी कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर होगी। सेमीफाइनल मैच में नागल का सामना फ्रांस के लुका वेन से होगा।
इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नागल ने रूस के इवान गखोव को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप में आज पहला मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है और इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस विश्व कप में अफगानिस्तान का ये दूसरा मैच है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम आज अपना पहला मैच खेल रही है। न्यूजीलैंड की कोशिश होगी अपने अभियान की शुरुआत जीत से करने की। और वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम आज आमने सामने है और इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। मौजूदा विश्व कप में श्रीलंका का ये दूसरा मैच है। पहले मैच में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं बांग्लादेश की टीम आज इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप में आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला शाम 8 बजे शुरू होगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। आज दोनों टीमों की कोशिश दूसरा मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। ग्रुप स्तर का एक-एक मैच खेल चुकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेंगी। T20 विश्व कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी, तो वहीं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया मैच बेनतीजा रहा था। आज के मैच में इंग्लैंड की नजर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत पर टिकी होंगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच में हार के साथ टूर्नामेंट में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का सफर समाप्त हो गया। पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन को दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क एंडर्स एंटोनसन के हाथों हार झेलनी पड़ी। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग के फाइनल में आज पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी इगा श्वांतेक का सामना इटली की जैस्मिन पाओलिनी से होगा। वहीं स्पेन की युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में कार्लोस ने इटली के जेनिक सिनर को 5 सेट तक चले मैच में 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 के अंतर से हराया। वहीं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में ज्वेरेव ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। और खेलों के बाद अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल मौसम विभाग की ओर से आ रही खबरों के अनुसार मानसून की आज महाराष्ट्र में एंट्री हो सकती है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम मध्य के बाकी हिस्सों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अगले पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब और हरियाणा में कई जगह धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने पर पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया। एलन मस्क ने लिखा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत पर बधाई। मैं आशा करता हूं कि मेरी कंपनियां भारत में रोमांचक काम करेंगी। और साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में उन्होंने लिखा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में आपकी जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई। मैं आशा करता हूं कि मेरी कंपनियां भारत में रोमांचक काम करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।